चूंकि मानस जी विराजमान है मंच पर और हमने मतलब इनकी जो किताब है, जिन किताबें भी पढ़ी हैं, और हमारी खुशकिस्मती ये है कि किताब तो हमने गालिब की भी पढ़ी लेकिन गालिब को देखा नहीं। हमने किताब मजाज लखनवी की भी पढ़ी है लेकिन हमने मजाज लखनवी को भी नहीं देखा। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य है कि जिनकी किताब हमने पढ़ी है वो हमारे इतने अच्छे मित्र हैं, और उसके बाद जो इनकी गज़लें हैं जो उसमें गहराई है। क्योंकि आज की तारीख में ऐसा महसूस होता है कि तसव्वुर की कंगाली का दौर है। उस तसव्वुर की कंगाली के दौर में अगर लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं, और मानस जी आप, मुझे बहुत खुशी होती है आपको देखता हूं तो। जज्बात इनकी एक किताब है, इनके एक शेर मुझे याद आता है कि छोटे दरख्त कर रहे रुख आसमां का देख लो, हौसला होगा न कम शाखें कतर कर देख लो। तो जब इस तरीके का जब लिखा जाता है तो खून में रवानी बढ़ती है जाहिर तौर पे। अब मैं गुजारिश करता हूं, मानस जी से ही गुजारिश करता हूं कि वो आए और एक स्वागत के लिए उद्बोधन जो होता है, जो परंपरा रही है इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं, किताब के बारे में कुछ बताएं, कुछ अपने बारे में बताएं, और एक छोटा सा उद्बोधन आपका सुनने के लिए सबके कान बेकरार है। स्वागत है आपका। माननीय मंत्री जी, प्रभंजय चतुर्वेदी जी, मशहूर गायक समाज सेवी राजाराम जाधव जी, और हमारे कुलपति साहब, और यहाँ मौजूद बहुत सारे कला प्रेमी, संगीत प्रेमी, साहित्य प्रेमी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि वो इस महफिल में आए। सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं कि शेक्सपियर ने कहा है कि भीड़ में सिर बहुत होते हैं, दिमाग एक भी नहीं होता। लेकिन आज अगर शेक्सपियर होते तो आज उनसे कहते कि देखिए आपका कहना गलत है, यहाँ सब दिमाग हैं। जो गज़ल सुनना चाहता है, जो संगीत सुनना चाहता है, निश्चित तौर पर वो ज़्यादा बेहतर है बाकी अन्य लोगों से। एक और घटनाक्रम है, जब हम बहुत सारे लोगों को इनविटेशन कार्ड बांट रहे थे तो बहुत सारे लोग चौंके हमको देख कर के आप शायरी करते हैं, आप पत्रकार भी हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमसे सवालात किए, तो उन सवालों का एक जवाब एक शेर में है कि आफताब की बज़्म में चराग आया है। क्या बात है। आफताब की बज़्म में चराग आया है और सवाल की सूरत में जवाब आया है। मुझे देखकर जो सवालात खड़े हुए मैं ही जवाब हूँ। तो बाकी हमारी गज़लें आप प्रभंजय जी के श्रीमुख से सुनेंगे ही। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है कि हम बोल नहीं पाते हैं और माइक देख करके हमको घबराहट होने लगती है। तो बिना माइक के वैसे हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं लेकिन सामने बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप लोग कार्यक्रम का लुत्फ़ लीजिए। बाकी आपके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद नहीं थी इतने सारे लोग आएंगे। धन्यवाद। अब हमारे बीच में जो चूंकि जज्बात, जो किताब का नाम है जज्बात, जो शायद मयंक जी के, मानस जी के अंदर में एक जज्बात पल रहा था, वो फूट पड़ा कोपल से, जब तब शायद वो दरख्त बना तो ये किताब बनी। ठीक उसी तरीके से उस जज्बात को जिन्होंने महसूस किया है इनकी किताब को पढ़ने के बाद, तो हमारे बीच में सुप्रियो सेन जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि आकाशवाणी के उद्घोषक हैं और साथ में लाइट एंड साउंड के डायरेक्टर हैं। इन्होंने जज्बात को पढ़ा, किताब को पढ़ा। जज्बात किताब को पढ़ने के बाद में उसके एहसासों को किस तरीके से अब महसूस किया है, यह आप लोगों के बीच में रखेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जोरदार एक बार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे बीच में सुप्रियो सेन साहब, जो कि उद्घोषक हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, मैं सुनता हूं, कानों को सुकून भी मिलता है कि आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। एक आदमी की माँ बहुत बीमार थी, चला चली का बेला था, संजीदगी में भरकर उस शख्स ने भगवान को चिट्ठी लिखी, भगवान माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, किसी भी सूरत हाल में 1000 रुपया भिजवा दो। भगवान का पता ठिकाना उसे मालूम नहीं था। उसने सामने के लाल डब्बे में चिट्ठी को पोस्ट कर दिया। पोस्टमास्टर को जब चिट्ठी मिली तो बड़ा हैरान, बड़ा परेशान हुआ कि अगर इस शख्स को पैसे नहीं मिले तो भगवान के प्रति इसकी आस्था मिट जाएगी, विश्वास टूट जाएगा। उसने डाक कर्मचारियों से कलेक्शन करवाया। अनफॉर्चुनेटली 1000 रुपया नहीं हो पाया, 900 रुपये हुए, 100 रुपये कम पड़ गए। फिर भी उसने उस शख्स के पते पर 900 रुपया भिजवा दिया। जैसे ही उस शख्स को 900 रुपया मिला वो बहुत नाराज हुआ। उसने पलट के भगवान को दूसरी चिट्ठी लिखी, भगवान अगली दफ़े पैसे भेजेंगे तो डायरेक्ट भिजवाना।
पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भिजवाना, 10% कमीशन काट लेते हैं। कहने का मकसद बहुत साफ है, आस्था किस तेजी से हमारे मध्य से विलुप्त होते चले जा रहा। उस आस्था को पुनर्स्थापित करने में, पुनर्प्रज्वलित करने में, पुनरालोकित करने में मानस जी का आज की तारीख में बहुत ही अहम किरदार है, बहुत अहम हाथ है। दो शख्सों ने मुझसे पहले बोला है, मानस जी ने कहा कि माइक पर बोलने में उन्हें हिचकिचाहट होती है। मैं बधाई देता हूं, शादीशुदा होने के बावजूद वो इतना अच्छा बोल लेते हैं। शुक्ल जी ने जो कुछ भी बोला, मैं शब्द शून्य हो गया, लेकिन हाँ, विचार शून्य नहीं हुआ, उनसे मुझे विचार मिले। एक ऐसी शख्सियत मंच के ऊपर हैं जिन्हें मैं कला संस्कृति साहित्य साधना के लिए साधुवाद देता हूं, वह है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। 2005 में देश के तमाम सांस्कृतिक केंद्रों में जब भव्य महोत्सव आयोजित किए जा रहे थे, तो सबसे पहले बृजमोहन अग्रवाल जी के मनोमस्तिष्क में एक विचार कौंधा जो पूरे देश में उस समय नहीं कौंधा था, साउंड लाइट शो। वो बहुत ही इनोवेटिव उनका प्लान था और आज छत्तीसगढ़ के हर कोने में, हर जिलों में उनके प्रयासों और उनके निर्देशन से वहाँ की कथाओं को लेकर के संयोजित कर ये कार्यक्रम आप तक पहुँचा। बेहद खुशकिस्मती कि आज के इस मौके पर वो यहाँ मौजूद हैं। मानस जी पर मैं सीधे सीधे आता हूँ। उनकी नज़्में शाखबाज समर है। मैं इस फारसी के तर्जमे को हिंदी में कहूँ तो फूलों से लदा हुआ पेड़ है। फूलों से लदा हुआ एक ऐसा पेड़ जिसमें तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह के रूप हैं, तरह तरह के खूबसूरती हैं। ऐसा लगता है कि बहुत संजीदगी के साथ, बहुत मुद्दत के बाद, बहुत शिद्दत के साथ उन्होंने एक एक लफ्ज को पिरोया है। खड़ी होती तकलीफ, दुख, पीड़ा, निराशकी, मसरूफ होती भुरभुरी दीवारों के साथ मर्मांतक पीड़ा को चेहरे और आंखों में समेटकर हम जब भी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो मूल्यहीनता की दिन बर दिन होती हुई घटनाएं हमें अंदर से टीस करने लगती है, और ऐसे टीस को लफ्जों के माध्यम से कागज पे उतारने का जो मादा है वो अद्भुत है। मानस जी एक ऐसी शख्सियत है जिनके पास नजरिया भी है, और एक बात, हम सबके चश्मे का नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मानस जी के पास अखबार नवीसी का चश्मा है, पत्रकारिता का चश्मा है। घटनाओं को देखने, सुनने, सूंघने, महसूस करने का उनका अपना नजरिया है। लेकिन हाँ, उन घटनाओं के इंसानी तजुर्बे को, उन घटनाओं के बीच से मानवीय रिश्तों को, उन घटनाओं के बीच से मानवीय संबंधों को परत दर परत खूबसूरती से पिरोया गया। इनकी गजलों को आप बहुत ध्यान से पढ़िए। संघर्ष के बीच में कहीं ना कहीं वो कहते हैं, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, बरछी भाला छोड़ के प्यारे कांधे पे रख ले हल, इस हल का एक मिलेगा हल, तेरी खूब होगी फसल। दही की मटकी, प्याज और रोटी पत्नी सर पर ला देगी, मेड़ पर बैठकर खाना प्यारे, जिंदगी सवर जाएगी। बरछी भाला छोड़ के प्यारे कांधे पे रख ले हल। ऐसी सृजनशीलता, ऐसी सर्जना, ऐसी रचना, ऐसी अभिकल्पना, ये अतुलनीय है। मानस जी को पढ़ने का जब मुझे इत्तेफाक हुआ, मेरी खुशकिस्मती हुई, तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी को मैंने एक नए किताब के अंदाज में पढ़ा है। अगर कभी शाम उतरने के पहले किसी पेड़ की झुरमुट में अटक जाए, उस शाम को उतार के लाने का काम जज्बात करता है। अगर कोई सुबह हमारी देहरी पर आकर झिझक झिझक कर देहरी लांघने की कोशिश करता है, तो बाहें फैलाकर जज्बात उस सुबह को लेकर आता है। अगर कोई चांद शर्माते हुए बादलों में मुंह छिपाना चाहता है, तो बादलों के पीछे से भी मयंक अपने चांद की रोशनी को हम तक पहुंचाता है। एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में बहुत तफसील से बयां करना मुश्किल है, मुख्तसर तौर पर कहना ही लाजमी होगा, वक्त की कमी भी है।
लेकिन हाँ, इतना ही मैं जाते जाते कहना चाहूंगा, अगर कभी पानी आंखों से गिर जाए तो वो आंसू है, अगर पलकों पर ठहर जाए तो शबनम है, अगर कोई वाकया रात भर साथ चले सुबह साथ छोड़ दे तो वो घटना है, अगर कोई वाकया सारी जिंदगी साथ चले तो वो यादें हैं, अगर कोई बात घंटे 2 घंटे दिन 2 दिन में भुला दें तो वो साधारण पंक्तियां हैं, अगर कोई पंक्तियां जिंदगी भर साथ चले तो वो मानस जी के जज्बात है। इसे पढ़ने के बाद, गुनने के बाद, प्रभंजय जी से सुनने के बाद आप ये महसूस करेंगे कि जज्बात जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ है। सामने ब्रिजमोहन जी और विशिष्ट अतिथियों जी के द्वारा जो दीप प्रज्वलित किया गया है उसका आलोक और जज्बात की पंक्तियां जाते जाते मिलकर यही कहती है कि घृणा, अनास्था और दर्प से टूटे हुए लोगों, वक्तव्य मत दो, प्रतीक्षा करो कि कहीं दीप की टिमटिमाती हुई लौ, कवि के कलम, किसान के हल और पूजा कक्ष में जलती अगरबत्ती का धुआं तुम्हें छू जाए, तुम्हें छू जाए, तुम्हें छू जाए। शुक्रिया। बहुत ही खूबसूरती के साथ आपने अपने जज्बात को और जज्बात को विस्तार से समझाया। इसके हम शुक्रगुजार हैं कि इस तरीके के लोग आज भी मौजूद हैं जो इतनी बढ़िया तरीके से बात को रखते हैं कि सीधा दिल पे चोट करती है। शिवनाथ शुक्ल जी से भी गुजारिश है कि वो मंच की तरफ आएं। शिवनाथ शुक्ल जी, किताब का कोमल गुप्ता जी अगर आ चुकी हैं महफिल में तो उनसे अनुरोध है कि वो मंच की तरफ अग्रसर हों। आपने स्केच बनाए, हम काफ़ी बार जिक्र कर चुके हैं लेकिन आप देर से आई। जज्बात किताब का विमोचन और हम हमारा देश, मानस जी के मरहूम पिता कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी जी। जोरदार तालियों के साथ साथी, इसी पल का तो हमें इंतजार था। अब तो महफिल की रौनक बढ़नी ही चाहिए। जिस पल का इंतजार था वो पल भी कब निकल गया, कब गुजर गया, हमारी गलियों से पता भी ना चला। 2 मिनट में सब कुछ हो जाता है। अच्छा, हम ऐसा क्यों होता है कि आज हमारे बीच में जो मुख्य अतिथि बैठे हैं, हम क्यों, जब संस्कृति की बात आती है, जब शायरों की बात आती है, हम रायपुर में भी हमने कई मुशायरे पढ़े हैं तो वहाँ पे आप ही मुख्य अतिथि होते हैं, तो क्यों ऐसा? तो छत्तीसगढ़ शासन में अगर आज भी कोई ऐसा मंत्री जिसके अंदर में संवेदनाएं जिंदा हैं, जो शायद अशआर और आवाज़ को समझ सकता है, तो वो बृजमोहन अग्रवाल जी है। तो हम चाहते हैं कि एक बार छोटा सा उद्बोधन अगर आपका होता और इस किताब के बारे में आप कुछ कहते और इस महफिल के बारे में कहते तो हमारी खुशनसीबी होती साहब। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार डाइस की तरफ रुख करें और अपने जज्बात, इस जज्बात के लिए कहें। मयंक जी आज से 7-8 दिन पहले मेरे पास रायपुर आए और उन्होंने मेरे एक मित्र से मुझे फोन करवाया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रहा हूं बृजमोहन से मिलने की, पर मैं मिल नहीं पा रहा हूं। तो उस मित्र ने कहा शायद बृजमोहन से तो ये शिकायत हो नहीं सकती, और फिर उन्होंने समय लेकर मुझसे वो मिले और उन्होंने कहा कि नहीं, आपको ही आना है। मुझे उस समय ये मालूम नहीं था कि मुझे क्यों आना है। मुझे पहले बताया कि किताब का विमोचन रायपुर में होगा और फिर उसका पठन का कार्यक्रम प्रभंजय चतुर्वेदी जी शाम को भिलाई में करेंगे। बाद में मुझे बताया कि नहीं, अब दोनों काम भिलाई में ही होने वाला है। मेरी खुशकिस्मती है कि मंच पर आदरणीय गुरुदेव दीक्षित साहब बैठे हैं। प्रभंजय जी के साथ में तो मैंने मालूम नहीं कितने मंच साझा किए हैं। राजकुमार जी जाधव जी हैं, मयंक जी जिनके बारे में अभी मैंने बहुत कुछ सुना कि उन्होंने अपनी एक पिताजी की किताब हम और हमारा देश और जज्बात, जब हम जज्बात की बात करते हैं तो शायद देश काल परिस्थितियां, ये जज्बातों के मामले में बहुत
हम रामायण काल की बात करें, महाभारत काल की बात करें, हम उपनिषद काल की बात करें, कि चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो गजल के रूप में हो, चाहे वो दोहे के रूप में हो, चाहे वो चौपाई के रूप में हो, कहीं ना कहीं ये सब चीजें बहुत सुकून देने वाली होती हैं। हर व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे बारे में लिखा गया है। हर व्यक्ति ये महसूस करता है, अगर कहीं कोई टूटे हुई प्यार की कविता हो तो लोगों को लगता है मेरे बारे में। अगर कहीं टूटे हुए जज्बातों की गजल हो तो लगता है मेरे बारे में। कहीं असफलता की कहानियां हो तो लगता है मेरे बारे में। कहीं सफलता की कहानियां हो तो लगता है मेरे बारे में है। कहीं दुख दर्द के बारे में लिखा हो तो लगता है कि मेरे बारे में है। शायद ये एक ऐसा साहित्य है कि जिन चीजों को हम सैकड़ों पन्नों में भी लिखकर नहीं बता सकते, 2 लाइनें हमारे मन की बात को अपने आप कह देती हैं। उसका नाम गजल है, उसका नाम कविता है, उसका नाम चौपाई है, उसका नाम दोहा है। मुझे खुशी है कि मयंक चतुर्वेदी जी एक पत्रकार के साथ उन्होंने, मैं दीक्षित जी से पूछ रहा था मयंक जी के बारे में, कि उन्होंने कहा कि लगता है ये कहीं इलाहाबाद तरफ के, बाद में बताया ललितपुर के हैं। तो निश्चित रूप से वो जो इलाका है वो तो इन सब चीजों के लिए मशहूर है। उन्होंने बहुत से लेखक पैदा किए हैं, साहित्यकार पैदा किए हैं, कवि पैदा किए हैं, शायर पैदा किए हैं। और मयंक चतुर्वेदी जी हमारी छत्तीसगढ़ की धरती पर आकर इन्होंने गजलों के माध्यम से समसामयिक विषयों को उठाया है और अपने पिताजी की भी एक किताब को प्रकाशित किया है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपके ये जज्बात, आपकी ये गजलें लोगों के, क्योंकि आज के समय पर हर व्यक्ति दुखी है और ऐसे समय पर अगर कोई चीज उसके मन को सुकून पहुंचा दे तो शायद उससे बड़ा काम कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये जज्बात और हम और हमारा देश लोगों को सुकून पहुंचाने का काम करेंगी। इसी भावना के साथ मेरी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद। हमें तो लगा था साहब हम ही शायर हैं। बहुत खूबसूरती के साथ कहा आपने।